नमस्कार, मैं 90 डिग्री पर परवीन अहलावत हूँ और सतपाल पहलवान जी मेरे साथ हैं और राजनीतिक रूप से भी बेहद साउंड पहलवान जी का नाम रहा है। उन चुनिंदा आदमियों में से है जिनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि आधी दुनिया जिन्होंने देखी हुई है, क्योंकि एक बार चौटाला साहब 17 देशों में भी घुमा के लाए थे सतपाल पहलवान जी को। पेरिस, फ्रांस, जर्मनी, 17 देश, मतलब आधी दुनिया जिस आदमी ने देख लिया उन आदमियों में से उस पुराने वक्त में। आज तो बेहद आसान हो चला है। तो पहलवान जी से आज मैं एक ख़ास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि अरविंद शर्मा ने पिछली जो 2 मीडिया से बातचीत करी हैं उसमें काफ़ी गंभीर बात है वो बोल रहे हैं। और वो मुद्दा दिया है बेरी से विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने, जो बेरी रैली में उन्होंने वो बात कह दी थी। सतपाल पहलवान जी से मैं इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करूंगा। चौटाला साहब को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बातचीत है वो वहाँ पे कही। तो ये तमाम मुद्दा आज का मेरा रहेगा पहलवान जी के साथ। पहलवान जी, अरविंद शर्मा ने तो जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का रैली का भाषण था, एक तरीके से इसे कहें कि चुनावी मुद्दा ही इस मुद्दे को बना लिया है। पहले जो चुनाव दीपेंद्र वर्सेज अरविंद शर्मा विकास के मुद्दे पर चल रहा था, अचानक उस मुद्दे को कहीं ना कहीं जातिगत रंग है अब शायद अरविंद शर्मा की तरफ से दिया जा रहा है। उस टिप्पणी पर सतपाल पहलवान क्या कहेंगे? परवीन जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम। जैसा अभी आपने बात की अरविंद शर्मा जी की, अरविंद शर्मा जी ने कोई नया काम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही है, कभी से पॉलिसी रही है, आज से नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी होती थी कि फूट डालो राज करो, कोई ऐसी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात रघुवीर जी ने नहीं कही थी। अब आप देखो, केवल रघुवीर जी की बात को क्यों लेकर के चलते हो? कभी राम के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी गोबर के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी जाट गैर जाट के नाम पर। जिस भी स्टेट में आप जाओगे, भारतीय जनता पार्टी इस किस्म की राजनीति करने की कभी से माहिर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ही केवल एक है, विकास के नाम पर तो कुछ तो करना नहीं। जैसे भी अब गुजरात के अंदर अगर आप जाकर देखोगे तो सारे पटेल बिरादरी सबसे मजबूत कम्युनिटी गुजरात के अंदर है। उनके खिलाफ दूसरे आदमियों को लामबंद कर दिया, नारा दे करके उनको पाड़ती वाड़े करवा दिए गए। महाराष्ट्र में अगर आप जा कर के देखोगे तो मराठा गैर मराठा कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में दाढ़ नहीं गड़ी तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान कर दिया गया। राम मंदिर का नाम लिया गया। अरे राम मंदिर तो हर घर में है। हम तो सुबह उठते हैं, परवीन जी आप भी हिंदू धर्म से हो, हमारे तो बुजुर्गों से हमने ये रीत सीखी है कि सुबह उठते ही राम राम चाचा, राम राम ताऊ, राम राम दादा, राम राम भाई। तो राम राम तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप ये बताने का प्रयास करें अरविंद शर्मा कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये विकास के कार्य किए, ये ना बताने का प्रयास करें कि रघुवीर जी ने कह दी। और रघुवीर जी की बात को मैं इस बात से ठीक भी उचित भी मानता हूँ कि ये फैसला उचित था, क्योंकि लोग भावावेश में थे उस टाइम पर। अब बहुत पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का शायद आपको ध्यान हो, और प्रोफेसर शेर सिंह जी का चुनाव हुआ था। हम तो तब पैदा भी शायद ना हुए थे, बच्चे थे। उस टाइम पर भी ऐसे ही हालात बन गए थे और लोग बाग चारों तरफ से पूरा गुवांढ के लोग इकट्ठे हो गए थे। गुवांढ के लोग इकट्ठे हो गए थे। प्रोफेसर शेर सिंह जी चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के भाईचारे को देखते हुए कि हमारा भाईचारा खराब ना हो, हमारे भाई आपस में लड़े नहीं भिड़े नहीं, इस बात को देखते हुए बाहर आकर के ये अनाउंस कर, जो जैसा मैंने सुना है, ये अनाउंस करने का काम किया था कि भाई मैं चुनाव जीत गया, ताकि भीड़ यहाँ से छट जाए। और जब लोग वहाँ से चले गए तो पंडित जी को डिक्लेयर कर दिया गया चुनाव। तो जो हर समझदार व्यक्ति होता है वो इसी बात को लेकर चलता है कि कहीं भी समाज में टकराव की स्थिति ना बने, क्योंकि टकराव की स्थिति अगर बनेगी तो समाज विघटित होगा, और विघटित होगा तो फिर विनाश की तरफ समाज जाता है। बेहद अच्छा बचाव आपने किया। आप 17 से ज़्यादा देश घूमे हुए हैं, ऐसे आसानी से नहीं आएंगे। मैं लेके आऊँगा आपको धीरे धीरे। मान लीजिए ये मंशा उनकी ठीक हो सकती है। उसी रैली में दूसरी बात उनकी मैं कोड करता हूँ, उन्होंने कहा लंगड़े लूले गधे आ जाते हैं, गधे घोड़े आ जाते हैं तेजा खेड़ा फार्म से, ठीक है। और पिछली बार जहाँ तक मैं क्लियर हूँ, इनेलो के वोटर ने भी काफ़ी हद तक दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में वोट दी थी।
और ऐसा ऐसा अब भी कुछ लग रहा था। अब सीधा अगर तेजा खेड़ा फार्म की तरफ जाएंगे तो सीधा आप टारगेट कर रहे हो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को। और इनेलो कार्यकर्ताओं का जहां तक मैं आज तक वो महसूस कर पाया हूं, बेहद सम्मान करते हैं वो पार्टी का। जैसे आप बेशक से कांग्रेस में आ चुके हो, लेकिन चौधरी साहब का फोटो ओम प्रकाश चौटाला जी का भी लगा हुआ है आपकी बैठक में, तो इतना सम्मान है वो देते हैं। वो भी इस बात से आहत हुए होंगे। तो मतलब एक बयान का तो आप बचाव कर सकते हो, अब इस दूसरे बयान पर क्या कहेंगे कि तेजा खेड़ा से लंगड़े लूले गधे घोड़े आते हैं? देखो प्रवीण जी, राजनीतिक जो बात है वो विचारधारा की बात है। जहाँ तक आपने फोटो का जिक्र किया, मैंने राजनीतिक एडमिशन जो लिया, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करके चलता। ना मैं मुँह चौपड़ी बात करने का आदमी हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी हूँ। मैंने चोई साहब के चरणों में बैठकर राजनीति करनी सीखी थी। चोई ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी के साथ भी मैंने राजनीति करी है। तो मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि जिस आदमी ने स्कूल में दाखला दिलाया, उस आदमी का फ़ोटो आज मेरे घर है, तो कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक बात आपने रघुवीर जी की कही, इनेलो पार्टी को इससे आप मत जोड़ो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इतने सीनियर नेता को इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5-6 बार विधायक रघुवीर जी रह चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आदमी ने अपने मुंह से नहीं देनी चाहिए जिससे लोग आहत हों, जो बात थोड़ी असभ्य लगे। अगर किसी बात में उन्होंने कही है तो या तो कोई उनकी आपस में कोई बात हुई होगी इस किस्म की, उस बात को तो फिर या तो डॉक्टर रघुवीर कादियानी जी बताएं या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बताएं। लेकिन इस किस्म की टिप्पणी से बचना चाहिए मेरे अपने अनुमान के अनुसार। अगर चुनाव आयोग तक ये बात जा चुकी है, कितने अच्छे से आप बचाव कर रहे हो, ये अच्छा नहीं होगी डॉक्टर रघुवीर कादियानी की बजाय सतपाल पहलवान चुनाव आयोग का सामना करें कि देखिए ये जो टिप्पणी की थी ना डॉक्टर साहब ने, ये भाईचारा बनाने के लिए की थी, चुनाव आयोग तक ये शिकायत जा चुकी है। नहीं, चुनाव आयोग तक तो देखो इनका तो काम है। आप भारतीय जनता पार्टी को जब भी देखोगे ना, क्या भारतीय जनता पार्टी तो टिप्पणी नहीं करती? क्या राजकुमार सैनी की स्टेटमेंट नहीं आई प्रवीण जी? वो भी कांग्रेस में ही है, वो भी आपके पाले में कांग्रेस में नहीं है। समर्थन तो दे रहे हैं ना? नहीं, वो कांग्रेस में नहीं है। राजकुमार सैनी जी आज भी कांग्रेस में नहीं है। समर्थन राजकुमार सैनी जी बाहर से समर्थन दे रहे हैं। राजकुमार सैनी जी ने खुद ये बात कही थी कि ये जो हरियाणा के अंदर जो ये आरक्षण के दौरान जो आगजनी हुई, जो दुर्घटना हुई, उसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। तब भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को क्यों नहीं सोचती? ये तो कभी से सोचू हुए खा के बिल्ली हज पे जा रही है, जो अब राजकुमार सैनी जी ने बोला। नहीं, बिल्ली हज पे जाने की बात है या बिल्ली हज पे नहीं जाने की बात है? मैं तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ प्रवीण जी, जिस टाइम पे ये हरियाणा प्रदेश जल रहा था, उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर थी। क्या उनका नैतिक उत्तरदायित्व तो नहीं था? जब आज वो दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर करने लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं, वो राजकुमार सैनी पे कर रहे हैं, क्या उस टाइम सरकार का ये उत्तरदायित्व तो नहीं होता कि तुम्हारे प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार की विचारधारा, जो विवाद चल रहा है, उसको शांत करने का काम सरकार का नहीं है? सरकार का काम केवल ये है क्या, लोगों को बांटो और अपने राज की गद्दे की प्राप्ति करो और लोग मरो या लोग जियो? इस किस्म की राजनीति अगर चलेगी ना तो फिर वो लंबी नहीं चलने वाली। प्रवीण जी, जो बात आपने कही, मैं उस बात से आपकी से सहमत हूँ। और जहाँ तक चुनाव आयोग में जाने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि हरियाणा प्रदेश में जब किसानों का आंदोलन हुआ, तो किसानों के आंदोलन में पहली बार भी बैरिकेड लगाए गए। क्यों लगाए गए, किस लिए लगाए गए? क्या इस देश प्रजातंत्र के अंदर किसी को अपना प्रदर्शन करने की, अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का नहीं पता था कि इस देश का केंद्रीय पूल में जितना अनाज जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो हरियाणा और पंजाब की है? अगर हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट मिलकर अनाज ना दें तो ये भारतवर्ष, एक समय ऐसा होता था प्रवीण जी, जब PIL स्कीम के तहत विदेशों से गेहूँ मंगाया जाता था और हिंदुस्तान के अंदर गेहूँ नहीं था, खाने के अनाज के लाले पड़े हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक दिन का व्रत रखने के सप्ताह में, आपको ध्यान होगा, नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं, कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दिन व्रत रखने के लिए पूरे देश के देशवासियों से अपील की थी और वो रखा गया था। किस लिए रखा गया था? क्योंकि देश में अन्न का उत्पादन नहीं था। आज जो हिंदुस्तान सामर्थ हुआ है
वो किसानों की वजह से हो। हर किसान कौम को दड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हरियाणा प्रदेश के जितने भी किसान थे या पंजाब के थे, किसान चाहे देश के किसी भी कोने का है, वो किसान इस देश का भरण पोषण करने का काम करता है। अगर किसान नहीं होते तो आज क्या यह देश गेहूं का आयात करने का या दूसरी चीज़ों का आयात करने का, निर्यात करने का हो जाता क्या? किसानों की अपनी मेहनत थी, अपना प्रयास था, उन्होंने अपना खून पसीने से इस धरती माँ का सीना चीर करके अन्न के खाद्यान्न भरने का काम किया, इस देश के भंडार भरने का काम किया। और उसी किसान को भारतीय जनता पार्टी ये इस बात का जवाब दे कि उसी किसान को दिल्ली जाने से रोकने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? उग्रवादी तो थे नहीं, वो अलगाववादी थे नहीं। किस किस्म की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया? कभी आतंकवादी बताए गए, कभी अलगाववादी बताए गए, कभी ये कहने का काम किया गया कि ये तो लुटेरे किस्म के लोग हैं। जब भारत के अंदर कोरोना चला, आप पत्रकार जागरूक हो, मैं आपकी निर्भीक पत्रकारिता की तारीफ भी करता हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ, जिस टाइम कोरोना इस देश के अंदर चला, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल माइनस में चली गई थी। केवल किसान ने इस देश की अर्थव्यवस्था को डांटने का काम किया था। क्या उस किसान को इतना अधिकार नहीं कि वो अपनी बात और अपने हक हकूक मांगने के लिए दिल्ली के अंदर जाकर के जंतर मंतर पे या रामलीला ग्राउंड में अपनी बात को, अपनी मांग को भारत सरकार के समक्ष रख सके, हरियाणा सरकार के समक्ष रख सके? भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से मुद्दे को उठा करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए, भाईचारे को खराब करने के लिए इस बात को तो लेकर के खड़ी हो जाती है कि रघुवीर सिंह कादियान जी ने स्टेटमेंट दे दी। रघुवीर सिंह कादियान जी ने तो ये स्टेटमेंट दिया, पूरे भारतवर्ष के किसान का तेल निकालने लग रहे। हमारे हरियाणा प्रदेश के जो कृषि मंत्री थे, पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो अपने ज़िले से हैं, वो अब अर्धनग्न शरीर कर करके साइकिल पर उन्होंने पदयात्रा निकालने का काम किया कि एमएसपी लागू होनी चाहिए। खुद मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एमएसपी लागू होनी चाहिए। आप बात एमएसपी पे करो, आप बात बेरोजगारी पे करो, आप देश की जो अर्थव्यवस्था डूबी हुई है उसके ऊपर बात करो, कितने लोग बेरोजगार हो गए, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों आने का काम नहीं कर रही? जीएसटी लगा करके देश के छोटे व्यापारी का जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया, छोटा व्यापारी बिल्कुल आज इस कगार पे हैंड टू माउथ खड़ा है। किसी बाजार में आप जा करके देख लो, कोई लोग नहीं है। किसान जो आज हरियाणा प्रदेश का मंडी के अंदर लाइन लगी हुई है, उसकी ट्रॉली खाली नहीं हो रही, ट्रॉली खाली हो जाती है तो उसका बारदाना नहीं आ रहा, बारदाना नहीं आ रहा तो उसका माल नहीं उठ रहा तो आगे आवक नहीं हो रही, किसान खेत में ट्रॉली भरी खड़ी करे। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है प्रवीण जी, उसका दूसरा मोटो है, वो केवल इस बात के ऊपर राजनीति करती है कि फूट डालो, राज करो, भाईचारे को खराब करो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा, ये निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना लोगों से करूंगा, मत अपनी मर्जी का है और आपका एक भी मत अगर पड़ता है तो वो इस देश और प्रदेश के भाग्य की रेखा को तय करेगा। आप जात पात पर ना बट करके अपने भाईचारे को कायम रखने का कार्य करें। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं। अगर भाईचारा है, समाज है तो देश है, अगर भाईचारा और समाज नहीं है तो देश नहीं है। अरविंद शर्मा जी ये भी तो बताने का काम करें ना कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इतने लोगों, 5 करोड़ की ग्रांट जो आदमी 500 गांव और 6-7 शहरों में नहीं बांट सकता, वो आदमी इस बात के मुद्दे को उठा करके क्यों चलता है? वो आदमी ये बताने का काम करे कि मैंने फलाने गांव में जा करके ये ग्रांट दी, फलाने गांव का ये विकास का मैंने काम किया, फलाने गांव में मैंने जाके इस आदमी का ये काम किया। आज केवल एक रघुवीर जी के मुद्दे को बना करके वोट लेने का काम करेंगे। ये तो बताएंगे हमने प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया, कितने लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकालने का काम किया। केवल मात्र कहने से प्रवीण जी ये चीज़ें हल नहीं हो जाया करती। ये राजनीति है, इस राजनीति को राजनीति की तरह करना चाहिए। इस राजनीति को भाईचारे के विनाश करने के लिए नहीं करना चाहिए। ये राजनीति ही तो चल रही है ना। अब डॉक्टर रघुवीर कादियान शायद ये मानते हैं, किसान बहुल्य क्षेत्र है बेरी, उनकी इस बयान से मतलब उनका रास्ता आसान हो जाता है, दीपेंद्र का चाहे कुछ हो या ना हो। ये मुद्दा मैंने नहीं दिया, ये मुद्दा बीजेपी ने नहीं दिया, कम से कम ये मुद्दा दिया तो उन्होंने ही है ना, अरविंद शर्मा को। नहीं, अरविंद शर्मा जी तो इस बात को केवल और केवल मात्र एक छड़ावे के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं। रघुवीर जी के ने चलो जो स्टेटमेंट दी है वो किसानों के हित में दी है,
और रघुवीर जी ने के मुंह से ये शब्द निकले हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा क्योंकि कैमरे पे हैं, लेकिन हर आदमी ये प्रयास करता है। रघुवीर जी की जो स्टेटमेंट थी वो उसको मैं किसी हद तक ठीक मानता हूँ, क्योंकि अगर उस टाइम पे विवाद पैदा हो जाता और आपसी तनाव ज़्यादा बढ़ जाता, जिस प्रकार से आरक्षण के दौरान आगजनी हुई, तो उससे नुकसान किसका होता प्रवीण जी? भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं होता, समाज का नुकसान होता। समाज का नुकसान अगर होता है तो फिर ये मान के चलो कि अब देश का नुकसान होता है, समाज बंटता है तो देश का नुकसान होता है। चौधरी देवीलाल 2 चुनाव हारे यहाँ से, कितना नुकसान हुआ था उस वक्त? चौधरी देवीलाल चुनाव हारे, उन्होंने शायद स्वीकार कर लिया था। फिर क्या क्या मारकाट, क्या नुकसान हुआ? नहीं, मारकाट चौधरी देवीलाल ने, मैंने कब कहा चौधरी देवीलाल ने मारकाट? कह रहे हो ना कि अगर नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, जैसा अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं ना, मैं अरविंद शर्मा जी के बयान को कोट कर रहा हूँ। चौधरी देवीलाल जी 2 नहीं 3 चुनाव हारे। चौधरी देवीलाल जी चुनाव हारे, उन्होंने शायद स्वीकार किया कि भाई हम चुनाव हार गए हैं। उन्होंने किसी वर्कर को भी ये नहीं कहा कि भाई आप रोहतक आओ। ये मुद्दा तो पहले मेरी बात सुनो ना, दीपेंद्र जी ने ये बात कही कि भाई आप रोहतक आइए, क्योंकि जो एक सभ्य राजनेता होता है उसके लिए जीत मायने नहीं रखती, उसके लिए समाज मायने रखता है। समाज बड़ा है, भाईचारा बड़ा है। हार जीत प्रजातंत्र के अंदर प्रवीण जी चलती रहती हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। इस देश में कौन चुनाव नहीं हारे? जी देखिए, इंदिरा गांधी सरीखी नेता चुनाव हारी हैं, चौधरी देवीलाल सरीखे भी आ रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव आ रहे हैं। लेकिन मैं उस फैसले को, जो दीपेंद्र हुड्डा जी का जो फैसला था, मैं उस फैसले को बहुत काबिल मानता हूं कि उन्होंने भाईचारे को अहम समझा, अपनी सीट को अहम नहीं समझा। आप तो कम से कम ऐसी पार्टी में नहीं रहे जो ड्राइंग रूम की राजनीति करती है। कांग्रेस के नेताओं के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो ड्राइंग रूम की राजनीति हमेशा से करते रहे हैं। अब आप सच्चाई सुनते जाइएगा, जो कांग्रेसी जो विधायक है ना, उनको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और ये मुद्दा मैंने नहीं बनाया, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लगातार पिछली बार से हार गए दीपेंद्र हुड्डा, हार गए दीपेंद्र हुड्डा। पहले तो आप ये क्लियर कीजिए, हार गए या हराए गए? ये मुद्दा आपने बनाया, हार गए या हराए गए? दोबारा आप इस प्रश्न को करिए। दीपेंद्र हुड्डा हार गए या हराए गए? मैं सबसे मेन बात एक मानता हूं प्रवीण जी, कभी भी काउंटिंग होती है। नहीं, अब ये नहीं, देखिए पहलवान जी, ऐसे नहीं चलेगा। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। आपने कहा चौधरी देवीलाल ने शहर स्वीकार कर लिया कि वो हार गए, दीपेंद्र हुड्डा ने शहर स्वीकार नहीं किया है। लगातार 5 साल तक आप लोगों के बीच में जाके सिर्फ एक ही बात कहते हो, हरा दिया हरा दिया हरा दिया। इसकी बजाय अगर चौधरी देवीलाल की इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ना, आप सुनो तो सही। आप ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हो, बात पूरी सुनते नहीं। कभी भी मतगणना के अंदर आप इतिहास उठा करके देख लो, चाहे बैलेट पेपर से मतगणना हुई, चाहे अब ये अपनी मशीन आ गई, वीवीपैट आ गए, हमेशा पोस्टल बैलेट की जो गिनती होती है वो सबसे पहले की जाती है, उसके बाद में दूसरे मतों की गिनती होती है। जो बाद में मतपत्र में अपने जो ये बैलेट पेपर जो आए हुए थे अपने कर्मचारियों के, बाद में गिनती करने का मतलब आप क्या समझते हो? क्यों नहीं उस गिनती को पहले किया गया? तो शक के दायरे में कहीं ना कहीं बात आती है, क्योंकि जो बैलेट आए उनकी गिनती हमेशा से ही, जब से मैं 77 से मैं काउंटिंग में रहने लगा हूँ, जब से भी काउंटिंग होती है तो सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होती है जो बाहर से कर्मचारियों के आते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस बैलेट पेपर को बाद में काउंट करवाया गया? ये हाँ शक का दायरा पैदा होता है, क्योंकि पहले अगर बैलेट पेपर की गिनती हो जाती तो उसका नतीजा शायद कुछ और भी हो सकता था। इस बात को लेकर के ये चीज़ शक के दायरे में आती है कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ इस मामले में की गई। चौधरी देवीलाल के मामले भी होता है। देवीलाल के मामले में तो बैलेट पेपर थे, हुई थी गड़बड़, ऐसा था नहीं, मैं इस बात को नहीं मान के चलता कि गड़बड़ हुई थी ना। जब उस बात को किसी ने उठाया, ना किसी ने उस बात को मुद्दा बनाया। चौधरी देवीलाल 383 वोट से भी हारे। और सच पूछा है तो आज तो मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, उस टाइम पर तो 2 दिन तो हमने खाना भी नहीं खाया था। चौधरी देवीलाल चुनाव जी हारे, क्योंकि जिस पार्टी में जहाँ आदमी रहता है उसका लगाव हो जाता है। लेकिन कभी भी चौधरी देवीलाल ने पलट के ये नहीं कहा कि मेरे को चुनाव हरवाया गया। यही इसी बात पे मैं आना चाहता था। लेकिन 5 साल दीपेंद्र हुड्डा ने रखी है बात। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा जी ने स्वयं नहीं रखी, शक के दायरे में भारतीय जनता पार्टी है, या फिर काउंटिंग पोलिंग है, जो पोलिंग पार्टी थी वो शक के दायरे में आती है। बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले क्यों नहीं कराई गई? मैं तो आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ। यही असमंजस है ना। तो कभी दीपेंद्र हुड्डा और आप लोग ये क्लियर कर पाए, या तो आप एक चुनावी रैली में ये कह दीजिए
धोखे से हराया गया, या फिर आप ये कह दीजिए मैं हार गया था? नहीं, ये देखो, चुनाव में तो जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा वो तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आपके एंटी भी हो चाहे आपके पॉजिटिव भी हो। लेकिन मैं जिस बात पे आना चाह रहा हूँ, आप उस बात पे नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर की जो गिनती, जो बाहर के जो मत आते हैं कर्मचारियों के, फौजी भाइयों के हैं, या जिनकी बाहर आउटर ड्यूटी लगी हुई होती है, जो वे मत पत्र आते हैं, उनकी काउंटिंग बाद में करने की मंशा क्या थी? मैं तो ये बात, इस बात को लेकर सबके दायरे में ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये पता था। और अब की बार मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब की बार तो इतनी भारी मतों से दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे, अब चाहिए बाद में कर लियो और चाहिए पहले कर लियो, कहीं भी कर लियो, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और अरविंद शर्मा जी जिस किस्म का राजनीतिक जहर जो घोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब मुद्दा इस बात को, मुद्दा अरविंद शर्मा जी को मैंने तब मानता जब अरविंद शर्मा जी ये बताता कि मैंने 5 साल के अंदर रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर इतने बेरोजगार साथियों को रोजगार दिलवाने का काम किया, मैंने इतने किसान भाइयों का भला करने का काम किया, मैंने इतनी ग्रांट बांटी। जो व्यक्ति 5 साल में 5 करोड़ रुपए नहीं बांट सकता, 5 करोड़ रुपए तो आदमी 1 महीने के अंदर भी बांट देगा, विधायक भी बांट देगा। एमपी की तो लैट छोड़ दो आप, एमपी लैट से जो ग्रांट अरविंद शर्मा जी को मिली, वो ग्रांट भी एमपी से अरविंद शर्मा जी नहीं बांट सके। उस बात का जवाब अरविंद शर्मा जी क्यों नहीं देते? अरविंद शर्मा जी इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है? उस बात का जवाब अरविंद शर्मा जी क्यों नहीं देते? क्यों नहीं अरविंद शर्मा जी ने ये बात उठाई? अरविंद शर्मा जी ने किसानों के भाव की एमएसपी प्राइस की बात क्यों नहीं उठाई? अरविंद शर्मा जी ने जो इस प्रदेश के अंदर जो पीछे आगजनी हुई, हत्या हुई, लूट हुई, डकैती हुई, जो प्रदेश का आज माहौल है, उस बात को अरविंद शर्मा जी क्यों नहीं उठाते? राजनेता का एक धर्म होता है कि वो अपने हल्के में, अपने प्रदेश की, अपनी जनता के हित के लिए आवाज़ उठाए। अगर एक समय में भी अरविंद शर्मा जी ने आवाज़ उठाई हो तो अरविंद शर्मा जी ये बता कर चले, फिर हम इस बात को मान लेंगे। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रही है कि धर्म के नाम पर बांट दो, जात के नाम पर बांट दो, भाईचारे के नाम पर बांट दो, जातिवाद के नाम पर बांट दो, गोतवाद के नाम पर बांट दो। लेकिन अब की बार प्रवीण जी, मेरी बात आप ये लिख कर रख लो कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयत्न कर ले, ये चुनाव वहाँ नहीं जाने वाला है। और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीतने का काम करेगी। जिसकी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध होता क्या? श्रेय लेने को तो कोई भी आदमी ले लेगा, मैंने भी कर दिया। अब जननायक जनता पार्टी कह रही कि हमने काम किया। जननायक जनता पार्टी अगर काम करती तो आपका पहला एजेंडा था, आपके मैनिफेस्टो में पहली चीज़ ये थी कि हम 5100 रुपये पेंशन करेंगे, क्यों नहीं हुई? आपका एजेंडा था कि हम भाई हरियाणा प्रदेश के 75% युवाओं को रोज़गार दिलवाएंगे। जो अब हरियाणा प्रदेश में जितने भी अपनी फैक्ट्री हैं, प्राइवेट जो जॉब हैं, कितने लोगों को जॉब दिलवाने का काम किया, कितने लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया, कितने किसानों की मदद की। एक बात कह देते पेमेंट कर दी, पेमेंट कोई फ्री की पेमेंट नहीं है। किसान साल भर अपनी धरती का सीना चीर के, माँ पो के पाड़े में, ठंड में, ठिठुरती हुई सर्दी में, कि सांप में, बिच्छू में, गुहेरे में अपने पूरे खेत में पैदावार पैदा करता है, उसका पैसा आप लोग दे रहे हो। पैसा कोई बोनस का नहीं दे रहे हो। हम जब मानते जब हरियाणा सरकार 500-600 रुपये बोनस किसान को सरसों और गेहूँ पे देने का काम करती, या किसान के भाव बढ़वाने का काम करती, गन्ने का भाव बढ़वाने का काम करती। सैनी को भी डम्मी सीएम बताया था हुड्डा साहब ने, उस मुद्दे को भी उठा रहे हैं अरविंद शर्मा। वो हुड्डा साहब नहीं उठा रहे, वो मीडिया के साथ ही उठा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने, अनिल विज की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, पुराने सीनियर नेता हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। जब उनको भी इस बात का नहीं पता था कि हरियाणा प्रदेश में फेरबदल होने लग रहा है, तो फिर आप बताओ क्या समझोगे उस बात को? हुड्डा साहब ने डमी नहीं बताया। हुड्डा साहब ने तो ये कहा था कि भाई चलो, हुड्डा साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन आप स्वयं इस बात का आकलन करके देखो कि जब मुख्यमंत्री जी खड़े होते हैं और जो निर्णय होते हैं वो आज भी खट्टर साहब ले रहे हैं, तो फिर नायब सैनी को आप क्या मानोगे? अच्छा, मास्टर हुकुम सिंह के साथ काम किया पहलवान जी कभी? उनको भी पंचायत मंत्री थे तब भी मैं उनके साथ था। हुकुम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैं उनके साथ था। कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे आदमी थे। उनको भी डमी बता दिया गया फिर? नहीं, चलो ऐसा है, देखो राजनीति में कुछ बातें कहने की होती हैं, कुछ करने की होती हैं,
और स्वाभाविक तौर पर तो ये है, इस बात पर कभी फिर आप मेरे तो चर्चा कर लोगे ना तो बेटर रहोगे, मैं इस पर पूरा खुलासा आपके सामने कर दूंगा। डम्मी की जहाँ तक बात आती है, डम्मी उसको कहते हैं कि जो अपना निर्णय स्वयं ना ले सके, दूसरा आदमी उसके निर्णय ले। हुड्डा साहब स्वयं मुख्यमंत्री थे, किसी ने डम्मी नहीं कहा, अपने निर्णय स्वयं लेते थे। चाहे नौकरी देने की बात थी, चाहे 100 गज के प्लाट देने की बात थी, चाहे बिजली के बिल माफ़ करने की बात थी, चाहे हम लोगों के बीच में जा कर के उनका जितनी भी ज़रूरत की जो चीज़ थी वो फैसले अपने स्वयं लेते थे। जो आदमी स्वयं फैसले नहीं ले सकता और दूसरा आदमी उसको ये कहे कि भाई ये फैसले आप ले लो, मास्टर हुकुम सिंह नहीं ले पाते। नायब सैनी की बात कर रहे हो आप, हुकुम सिंह जी की बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि नायब सैनी जी को तो अनुभव ही नहीं था। नायब सैनी जी को तो अकस्मात ये कहो के भाग्य के धनी हैं, हरियाणा प्रदेश की कुर्सी उनको मिल गई तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि परमात्मा की तरफ से गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये। नहीं तो नायब सैनी जी की खुद मिसी चुनाव लड़ी थी, चौथे नंबर पर आई थी जिला परिषद का, तो आप उसको क्या मानोगे? उस बात को आप क्या मान के चलोगे? मैं तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मानता हूँ ना, मेरा मुख्यमंत्री मानता हूँ। आज वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि मुख्यमंत्री का एक लंबा अनुभव होना, एक आदमी ज़मीन से ग्रास रूट से उठ करके और लंबी राजनीति करना और एक बैठ जाना। खुद अनिल विज की स्टेटमेंट है, ये तो मेरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अनिल विज, तो अनिल विज जी की ये स्टेटमेंट है कि मेरे को ही नहीं पता था कि होने क्या जा रहा है, किसको पर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और क्यों नाराज अनिल विज हैं। आप उस बात को भारतीय जनता पार्टी का अरविंद शर्मा जी से भी तो इस बात में पूछ लो, आप मनोहर लाल जी खट्टर से भी पूछ लो, नायब सैनी से भी पूछ लो, अनिल विज से भी पूछ कर आप देखो कि भाई एक जूनियर आदमी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, जब 7 बार के एक आदमी विधायक रह चुके हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं बने। क्या उनमें काबिलियत नहीं थी? वो तय करेंगे ना, वो सतपाल पहलवान कौन तय करने वाले होते हैं? केंद्रीय नेतृत्व करता है, जो उनको सूत आता है वो करते हैं। अच्छा ये बताइए, मास्टर हुकुम सिंह जी को सीएम बना के ये मिसाल नहीं दी थी चोई देवीलाल ने कि देखिए हम एक पार्टी के एक साधारण से साधारण आदमी को भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे सकते हैं? ये मिसाल तो थी ना, ये एक मिसाल तो दोनों जगह लागू होती है, लेकिन राजनीतिक हित और गैर हित दोनों चीज़ इस बात में देखनी पड़ती हैं। मास्टर हुकुम जी जब तब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब परिस्थिति कुछ और थी, वो आज की चर्चा में मैं नहीं लूँगा, हालांकि मेरे को उस पूरी बात की नॉलेज है, उसको मैं बाद में फिर एक टॉपिक बाद में उस आप बात। अच्छे आदमी थे। हाँ, मास्टर हुकुम सिंह जी बेहद ईमानदार, बहुत शरीफ, बहुत सज्जन। और मास्टर हुकुम सिंह जी का तो एक किस्सा भी है, एक बार वो पंचायत मंत्री थे और वो गाड़ी से जा रहे थे, एम्बेसडर गाड़ी थी उनकी सरकारी, और मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, बुलेट मोटरसाइकिल थी मेरे पास। तो तालाब गांव से जब जो ये रोड जब नया बना है छुच्छकवास वाला, इसके बीच में उनकी गाड़ी धस गई, पानी भरा हुआ था। तो मास्टर हुकुम जी स्वयं अपनी धोती उठा करके गाड़ी को धक्का लगा रहे थे, पीछे से हम 3 जने बुलेट पे थे। हमने कहा मंत्री जी आप रुको, हम आपकी गाड़ी को बाहर निकालते हैं। तब हमने मास्टर जी को खुद उठा के बाहर निकाला और उनकी गाड़ी को हमने निकाला। बेहद शरीफ, बेहद ईमानदार, बहुत ही स्वच्छ छवि के आदमी थे। कभी भी उन्होंने किसी किस्म का मतलब पक्षपात या किसी किस्म की बात, जो जैसा था वो ऐसा है, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सतपाल पहलवान जी थे और तीखे सवालों के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत है आज हमने की है और लगातार चुनाव यात्रा हमारी चली हुई है और फिर पहलवान जी अनुभवी नेता हैं, राजनीति का सिरमौर रहे हैं जज्जर जिले का, तो तमाम अनुभव है वो रखते हैं। सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की है। पहलवान जी का मानना है विकास को लेकर भी बात होनी चाहिए, रोजगार को लेकर और अन्य तमाम वर्ग के हितों को लेकर है वो बात है वो होनी चाहिए। शुक्रिया।